अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज। तो उसमें रिव्यू एक्सरसाइज में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। और फिलिंग द ब्लैंक्स में जो शेप के मतलब MCQs क्वेश्चंस यूज़ हुए हैं वो है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होती क्या है, जैसे हमने रेक्टेंगल बेटा पढ़ा था कि रेक्टेंगल ऐसी चार कोनों वाली शेप होती है जिसकी आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अ क्लोज्ड फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बनती है, जिसको हम ABCD भी नाम दे सकते हैं। और उसके आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और थर्ड उसमें कंडीशन ये है कि उसके जो इंटरनल एंगल हैं वो कितने के बनते हैं, 90 डिग्री के। तो ये हमने रेक्टेंगल की शेप को स्टडी किया था। अब रेक्टेंगल को अगर मैं थोड़ा सा बेंड कर दूं तो मेरे पास जो शेप बनती है वो कुछ इस तरह शेप आ जाती है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा बेंड किया तो मेरे पास ये शेप आ जाती है, जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ अब हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ में देखो तो बेटा ये भी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बन रही है, ये भी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बन रही है। ठीक है। सेकंड, अगर मैंने इस शेप को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है तो इसके जो आमने सामने वाली साइडों वाली प्रॉपर्टी है वो तो चेंज नहीं होगी ना, ऑपोजिट साइड वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि इसके इंटरनल एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, तो इसके इंटरनल एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। अब मे भी वो 90 से बड़ा हो जाए, मे भी वो 90 से छोटा हो जाए, लेकिन 90 नहीं होगा, क्योंकि 90 अगर हो जाएंगे वो रेक्टेंगल बन जाएगी। सिर्फ इन दोनों शेप्स में सिर्फ ये एक छोटा सा डिफरेंस है। अब इसकी ज़रा प्रॉपर्टीज़ अगर पैरेललोग्राम की हम देखें तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों की लेंथ इक्वल होती है, या इसको हम कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर है। इसी तरह बेटा इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कि अगर ये साइड लेफ़्ट को मूव कर रही है तो ये भी लेफ़्ट को मूव करेगी, अगर ये अपर साइड को मूव कर रही है तो ये भी अपर साइड पे आएगी, कि ये एक दूसरे की साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी आपस में। ठीक है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी, इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं आर कॉन्ग्रुएंट, कि ये अगर मैं इनको नाम दे दूं पॉइंट A, B, C एंड D का, तो यहाँ पर बेटा प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो हमारे पास एंगल A है वो इक्वल होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल C के। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि एंगल D जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल B के। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम की, तो ये हमने सीखते जाना साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। नेक्स्ट बेटा, अगर मैं B पॉइंट को D पॉइंट के साथ ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे पास जो कहलाता है डायगोनल, BD डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा, डायगोनल। तो अगर यहाँ से गौर करो तो जब मैंने इसको डायगोनल बना दिया, इस पर अप्लाई किया है, तो देखो BCD जो शेप बन रही है ये एक ट्राइंगल बन रही है, ये अपर साइड वाली क्या बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है। और इसी तरह ये वाली भी एक क्या बन रही है, ट्राइंगल बन रही है। तो याद रखना है बेटा, जब एक डायगोनल अप्लाई किया जाता है पैरेललोग्राम के ऊपर तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो हैं वो बनती हैं। ठीक है, ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ कि जी हमारे पास ट्राइंगल BCD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि डायगोनल्स
डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। कि अगर मैं दूसरा भी डायगोनल ले लेता हूँ कि मैंने ये ए को सी के साथ मिला दिया, तो ये दोनों जो डायगोनल हैं ये एक दूसरे को दरमियान से काट रहे हैं। ठीक है, एक लफ्ज़ होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काट दिया, एक लाइन ने दूसरी लाइन को काट दिया है, ठीक है, क्रॉस किया है। एक होता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि एक लाइन ने दूसरी लाइन को काटा ज़रूर है, लेकिन साथ ही दो हिस्सों में डिवाइड भी कर दिया है। तो इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में डिफरेंस थोड़ा सा ये ज़हन में रखना है आपने कि इंटरसेक्ट मीन्स दैट कि उसने उसको काट दिया किसी भी एंगल से, किसी भी, ठीक है, पॉइंट से। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि लाइन ने दूसरी लाइन को काटा है और दरमियान से काटा है। अब ये कोई कहे कि जी ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब भी बात ठीक है। अब कोई कहे कि जी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तब भी बात ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 जो है वो ये है कि जब एक डायगोनल ने इसको काटा था तो दो ट्राइंगल्स बनी थी। अब दो डायगोनल आ गए तो देखो ट्राइंगल्स कितनी बन रही हैं। अगर मैं इसको पॉइंट आई कह देता हूँ या ओ कह देता हूँ, तो यहाँ पर बेटा 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं। अब ये चारों की चारों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, और डायगोनल बाइसेक्ट करने के बाद जो हमारे पास ट्राइंगल्स बन रही हैं ये चारों की कितनी बन रही हैं, 4 बन रही हैं। अब मे भी वो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जब दो डायगोनल और पैरेललोग्राम आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो कितनी ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट बनती हैं, तो वो 4 बनती हैं। या वो इस तरह भी पूछ सकता है कि अगर जब दो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, तो उसमें जो बाइसेक्ट होने के बाद ट्राइंगल्स जो हैं वो 4 ट्राइंगल्स बनती हैं, वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने अब याद रखना है। एक डायगोनल 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, 2 डायगोनल आ जाते हैं तो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो आ जाता है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में फर्स्ट हमारे पास दिया गया इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर। अब हमने पढ़ा हुआ है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल भी कह सकते हो आप, कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हो। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। पैरेलल भी यूज़ हो सकता है कि ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ पे देख लो कि ऑपोजिट साइड्स के हवाले से 3 ऑप्शन है आपके पास। तो एमसीक्यूज़ में जो भी आपको आएगा तो आप इसको जो है फॉलो करोगे। अगर फॉर एग्जांपल इक्वल और कॉन्ग्रुएंट 2 आ जाते हैं आपके पास, तो आपने फिर कॉन्ग्रुएंट को जो है ना प्रेफरेंस देनी है और कॉन्ग्रुएंट को टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर। अच्छा, ऑपोजिट साइड्स भी अब हमने पढ़ी हैं कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, सॉरी एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स आर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। इक्वल का वर्ड भी आ सकता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आता है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा गौर करना है आपने कि वर्ड डायगोनल नहीं आया, एस लगा के उसने डायगोनल्स बना दिया। तो यहाँ पे 2 डायगोनल हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर एट अ पॉइंट। अब बेटा यहाँ पर देखो तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल, ये भी पॉइंट याद रखना है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एट सिंगल पॉइंट कह दो या एट अ पॉइंट कह दो। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ याद करने वाली वो ये है कि एक सिंगल पॉइंट से वो जो है ना इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया कि बाइसेक्ट वर्ड भी यूज़ हो सकता है, इंटरसेक्ट भी हो सकता है। तो लेकिन बाइसेक्ट टू ईच अदर उसने वर्ड यूज़ करना था। अब चूँकि उसने कहा कि एक पॉइंट से एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट, तो यहाँ पे जो सूटेबल वर्ड आएगा वो आएगा इंटरसेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, वर्ड डायगोनल आ गया, एक डायगोनल की बात कर रहा है। पैरेललोग्राम डिवाइड पैरेललोग्राम 2 डैश ट्राइंगल। तो बेटा ये हमने डिस्कस किया था कि अगर एक ट्राइंगल होगी, सॉरी एक डायगोनल होगा तो 2 ट्राइंगल्स जो हैं वो बनेगी और वो दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये हमने पॉइंट जो है वो 4 डिस्कस किया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें एक शेप दी है,
और कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें गिवन रिक्वायर्ड हैं, कि जैसे वो कहता है कि मुझे बताओ कि हमारे पास जो ए बी साइड है और दूसरी तरफ है बी सी, जी। अब बेटा देखो, तो ये जो साइड हमारे पास ए बी है और इसका डी सी के साथ क्या रिलेशन होगा कि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हम लगा देंगे। इसी तरह जो ए डी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी सी के, तो सिंपल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जहाँ पर 4 एंगल्स बना के दिए हैं उसने कि ये 1 एंगल है, ये 2 है, ये 3 एंगल है, इसको 4 एंगल का नाम दे दिया है। अब हमें नहीं पता एंगल 3 कितना है, एंगल 4 कितना है, एंगल 1 कितना है, एंगल 2 कितना है, या पॉइंट डी के ऊपर एंगल कितना बन रहा है, हमें ये भी नहीं पता। पॉइंट बी के ऊपर एंगल कितना बन रहा है, हमें ये भी नहीं पता। हमें सिर्फ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता है कि एंगल डी जो है वो इक्वल है एंगल बी के। अब ये कितना भी हो, हमें सिर्फ इतनी बात मालूम है कि एंगल डी पे जो भी एंगल बन रहा है वो इक्वल है किसके, एंगल बी के। और सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये भी पता है कि अगर ये कोई डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है तो एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 3 के और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 4 के। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो है वो एक फिगर दी गई है और कहा है कि इसमें अननाउन वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करके दो। तो अननाउन में आपको बेटा मेजरमेंट एंगल एम फाइंड करना है, आपने एन एंगल फाइंड करना है, एक्स भी फाइंड करना है और वाई भी फाइंड करना है। ठीक है। और साथ उसने ये जो कट्स लगाए हैं छोटे छोटे ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं इसकी। तो बेटा इसमें हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट हम निकालेंगे कि एंगल एन इक्वल है किसके, 75 डिग्री के। तो ये तो डायरेक्ट जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी बेटा ये है कि अगर एंगल x को प्लस किया जाए एंगल 75 के साथ, कि एंगल x प्लस 75 डिग्री, इन दोनों का सम होगा बेटा 180 डिग्री के। ये भी प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। तो अगर मैं यहाँ से 75 उधर जाके माइनस कर दूँ तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा 105 डिग्री। तो x का आंसर कितना आ गया, 105 आ जाएगा। और अभी मैंने ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई की, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एज वी नो दैट कि यहाँ पर हमारे पास एंगल m जो है वो इक्वल है एंगल x के, और एंगल x जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 105 डिग्री जो हमारे पास गिवन है। तो इससे हमारे पास एंगल m भी ड्राइव हो जाएगा। अब हमारे पास रह गया है जस्ट y की वैल्यू रिक्वायर्ड है जी। तो बेटा ज़रा गौर करो, ये जो एंगल है यहाँ से लेके इस लाइन तक, क्योंकि पूरा जो सर्कल होता है, पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो हाफ सर्कल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल x प्लस एंगल y इक्वल है जी 180 डिग्री के। और यहाँ पर मेरे पास जो x की वैल्यू है वो 105 डिग्री है। तो नेक्स्ट स्टेप में 105 दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, तो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो एंगल y हमारे पास आ जाएगा 75। तो यहाँ से देखो n भी 75 आ गया, ठीक है, और हमारे पास एंगल y भी 75 आ गया, और x और m जो है वो 105 आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसने कहा है कि पैरेललोग्राम दी गई है और इसमें जो n अननोन वैल्यूज़ हैं
अब क्वेश्चन नंबर 4 की ये हमारे पास आ जाती है फिगर। तो इसमें अननोन क्या आ रहा है हमारे पास, m आ रही है वैल्यू, ये हमने फाइंड करनी है और x की वैल्यू जो है वो फाइंड करके देनी है। ठीक है बेटा। तो अब ज़रा फिगर पे हम गौर करें तो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 55/11 और x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जस्ट 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास x का आंसर आ गया। इसी तरह हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर इन दोनों एंगल को 11x और 5m + 10 को अगर मैं ऐड कर दूं तो इनका सम जो है वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। आप ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो कि 55 प्लस ये वाला एंगल भी 180 डिग्री के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो जो सी मर्जी आप अप्लाई कर दें। तो मैं लिखता हूँ कि हमारे पास जो m + 10 + 55 जो है वो 180 डिग्री के है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा +65 इज इक्वल टू 180 - 65। तो जब आप ये 180 - 65 करोगे तो आपके पास आएगा 115 और 5 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 23। सो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास 5 कि उसने पैरेललोग्राम दिया और कह रहा है कि m और n की वैल्यू जो है वो फाइंड करके देनी है हमने। रिक्वायर्ड वैल्यू m एंड n है हमारे पास। अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू दी गई है तो उसमें स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये जो फिगर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की, इसकी जो शेप है वो है पैरेललोग्राम के। और पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टी यही पढ़ी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो 8m - 4n है वो इक्वल आएगा 8 के, और दूसरी साइड पे 4m + n जो है वो इक्वल आएगा हमारे पास 10 के। अगर हम इसको इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड अप्लाई करें तो ऊपर वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, इक्वेशन को 1 मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई। तो ये सिंपल ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। और ये 40 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट और ये आप 25m 48 24 48/24 एंड m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2। तो अगर हम m की वैल्यू ऊपर में से किसी भी इक्वेशन के अंदर अप्लाई कर दें, हम इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा 8 × 2 - 4n इज इक्वल टू 8, 8 2 = 16, 8 - 16 आ जाएगा -4n इज इक्वल टू -8, n इज इक्वल टू -8/-4 एंड n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर बेटा m और n दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं, 2 आ जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की बेटा स्टेटमेंट है, वो कहता है कि जो हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स हैं इन द क्वेश्चन नंबर 5 द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 110, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। जी, अब वो कहता है कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की ही फिगर यूज़ करें। तो अगर मैं इनके ऑपोजिट एंगल्स को प्लस करूं तो मेरे पास 110 बनता है, मतलब 55 + 55 करोगे तो 110 बनेगा। अब वो कहता है ये जो बाकी के एंगल्स जो हैं मैंने नहीं दिए हुए, एंगल P नहीं दिया, एंगल M नहीं दिया हुआ, तो ये फाइंड करके दो हमें। तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी की क्या है कि एंगल हमारे पास L + एंगल M इक्वल होगा 180 डिग्री के। ठीक है बेटा, कि दोनों एंगल्स को अगर प्लस किया जाए तो उनका सम किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के इक्वल आता है।
तो एल की वैल्यू क्या है 55 डिग्री, एंगल एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एम इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास आएगा 125। तो ये बेटा मेरे पास एंगल एम की वैल्यू जो है वो ड्राइव हो जाएगी। और साथ ही हमें पता है कि एंगल पी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल एम के, और अभी हमने निकाला एंगल एम कितना है 125, तो यहाँ से एंगल पी भी ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है बेटा, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरी एक्सरसाइज नंबर आपके चैप्टर नंबर 11 के हवाले से। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।